नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला जो है मास्टर वीडियो लेके आ चुका हूँ। फिजिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज से। और आपको इससे पहले जो कंप्लीट करवा दिया हूँ भाई, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जितने भी सेक्शन कंप्लीट करवा दिया हूँ मास्टर वीडियो दे रहा हूँ, पूरा कर लीजिए, नैया पार लग जाएगा। बल्कि आप दरोगा का प्री ही नहीं निकालेंगे, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया हूँ। साइंस में जो लोग साइंस से डरते हो ना, और आप सबको पता है कि जो साइंस का वेटेज है मेरे भाई, लगभग जो है आपके पेपर में 21 से लेके 22 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। मतलब 20 प्लस क्वेश्चन रहता है साइंस का। करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ, ये भी लगभग आपके 20 से 25 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। और ये सारे सेक्शन 1 to 1 फ्री में यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि सर हमें इसका बुकलेट दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो यार बहुत नॉमिनल फी है, 499 है। एक बार साइंस पढ़ो, बिहार के सारे एग्जाम को पढ़ो। एक बार करंट अफेयर्स पढ़ो, बिहार के सारे एग्जाम को कंप्लीट करो। एक बार साइंस पढ़िए, बिहार के सारे एग्जाम को पास करिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर 10,000 दे के भी कहीं पे पढ़ रहे हो ना, तो इतना अच्छा कंटेंट तो कहीं नहीं मिलेगा, दावे के साथ बोल सकता हूँ। डायग्रामिकली, पिक्टोरियल फॉर्म में, और सबसे बड़ी बात है कि आसान शब्दों में सब कुछ समझा दिया गया है ना। तो खैर चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। हम लोग आज जो है हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। अच्छा, बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है कि सर हमें ये कहाँ से मिलेगा बुकलेट कंप्लीट जो है मास्टर वीडियो। तो मास्टर वीडियो तो मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, लेकिन इसका बुकलेट, हैंड रिटन नोट्स जो है और शॉर्ट नोट्स जो है आपको मिलेगा 25 ईयर का PYQs। बहुत नॉमिनल फी है, पेड बैच में मिलेगा। तो करना क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पे बता ही देता हूँ। इस नंबर पे नंबर लिख देता हूँ 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा। और इसी पे जो है उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, है ना। पेमेंट का नंबर यही है 7319924130। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट करके भेजना होता है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फी जो है अभी 499 कर दिया गया है ना। बहुत ही नॉमिनल फी है। साइंस पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन उसके बाहर जाएगा नहीं। जो भी सेक्शन पढ़ा दिया गया, क्योंकि मैक्सिमम सेक्शन तो कंप्लीट ही हो गया है। जैसे आप वहाँ पे जुड़िएगा तो बस कर लीजिएगा, अभी भी टाइम है। वहाँ से आपके सारे जो आपका एरिया अगर लगता है कि मेरा साइंस वीक है, या करंट अफेयर्स कमजोर है, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सेक्शन कमजोर है वहाँ से पूरा कर सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पे फ्री में क्लास करवा ही रहा हूँ, तो ये मत आर्गुमेंट करिएगा कि सर ये फ्री में नहीं देते हैं। फ्री में मैं पूरा क्लास करवा रहा हूँ ना। जाके पूरा यूट्यूब पे खंगाल के देखना, बच्चे जैसे सब कुछ समझा देता हूँ, चाहे साइंस हो या आर्ट्स वाला सब्जेक्ट हो या करंट अफेयर्स हो, है ना। तो इसके लिए कोई आर्गुमेंट मत करिएगा प्लीज। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले। तो चलिए फिजिक्स में हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान में जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, पहला चैप्टर हम लोगों का है मात्रक, मापन, भौतिक राशियां। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। आप सबको बखूबी से पता है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन है ना, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगला चैप्टर रहने वाला है फ्रेंड्स यांत्रिकी। यांत्रिकी में जो हम लोग कंप्लीट करते हैं, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति के नियम, बल, संवेग, आवेग, गति और घर्षण, ये सारे जो है सब टॉपिक जो है ना, यांत्रिकी जो चैप्टर है इसी में आता है। बहुत कायदे से मैं करवा दूंगा, और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है ना। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का भी मैं दिखाऊंगा PYQs के थ्रू। उस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद पदार्थ के गुण, प्रत्यास्था, घनत्व, उत्प्लावकता, दाब, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला चैप्टर है हीट, वेब, ये उष्मा है ना, तरंग है, साउंड है ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक भौतिकी, आविष्कार और कुछ विविध वाला सेक्शन है। और कंप्लीट हो जाएगा पूरा फिजिक्स। ठीक है, और 7 से 8 क्वेश्चन आता है ना, 8 से 9 क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, ये आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा बस। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, फिजिक्स आप कभी भी नहीं पढ़े है ना, तो ऊपर भी समझ में आएगा। दोबारा सुनिए, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, अभी भी आपके पास टाइम है। कभी भी नहीं पढ़े तो ऊपर भी समझ में आएगा, और सारे क्वेश्चन भी आप एग्जाम में बना के आएंगे। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स पहला जो चैप्टर है आपके सामने है। चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है मात्रक, मापन, भौतिक राशियां। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। अच्छा, एक डिमांड रहता है आप लोगों का, सर हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी कंप्लीट जो मास्टर वीडियो है, जैसे आप सबको पता है पहला जो हम लोग का मास्टर वीडियो था इन्वायरमेंट, मात्र 2 घंटा में कंप्लीट करवा चुका हूँ। दूसरा जो है इंडियन ज्योग्राफी, आपको पता होना चाहिए, ये भी लगभग 3 आवर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। तीसरा सब्जेक्ट था आप लोगों का भैया हिस्ट्री में एंसेंट, और ये भी लगभग 2 घंटा में पूरा करवा दिया हूँ। जाके देख लीजिएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चौथा जो सब्जेक्ट था मेडिवल हिस्ट्री, है ना, मेडिवल हिस्ट्री, और ये भी लगभग 2 घंटा में पूरा है। पांचवा था मॉडर्न हिस्ट्री, और ये भी लगभग आप देखेंगे तो 3.5 घंटा के आसपास में ये पूरा है। छठा सब्जेक्ट है बायो, और ये भी लगभग जो है 3.5 घंटा या 4 घंटा के आसपास में वीडियो है, पूरा है। सातवां था आप लोग का इको, कंप्लीट करवा दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा, ये भी लगभग 3 घंटा का वीडियो है। इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है, मैं बार बार उसमें सबसे बड़ी बात है 25 ईयर का तो PYQs है ही।
तो ये सिर्फ पिछले साल का क्वेश्चन नहीं है, इसमें एकदम जीरो से सब कुछ समझा दिया गया है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक का कंसेप्ट भी क्लियर है और शॉर्ट नोट से सारी चीजें कवर भी करवा दिया गया ना। इसलिए जाके देख लेना, अगर दरोगा का प्री क्लियर करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो इससे बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, जितना भी पढ़ रहे हो कम टाइम में, है ना। उसके बाद जो है 8वां सब्जेक्ट आप लोगों का पॉलिटी चल ही रहा है, अभी एक क्लास दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। 9वां जो है आप लोगों का अभी फिजिक्स में कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। 10वां जो है करंट अफेयर्स ऑलरेडी चल रहा है। तो इतना करिए ना, क्वेश्चन कहाँ जाएगा, जो बचा हुआ है 1-2 दिन में सारे क्लासेज अपलोड हो जाएगा। मैं पुनः कराऊँ, सभी का जो बुक लिस्ट है बहुत नॉमिनल फी पे मात्र 499 पे आपको मिल रहा है। जाइए ज्वाइन करिए और एक जगह सब कुछ है आपके पास। आपके बिहार में कई सारे एग्जाम है, वहां भी काम देगा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा एम्पियर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि विद्युत धारा की, कोई बात नहीं, हम लोग 1 to 1 चीजों को समझ लेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है अभी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है 18/5/2026 में पूछ लिया गया है ना, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो आप ये कल्पना करिए कि जिस तरीके से क्या होता है, पाइप में, कहाँ पे पाइप में जो है पानी बहती है, पाइप में जो है पानी बहती है, उसी तरीके से जो पाइप में पानी बहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जलधारा कहते हैं। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं जब किसी तार के अंदर क्या होगा, जब किसी तार के अंदर छोटे छोटे कण बहने लगते हैं, तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो तार के अंदर जो छोटे छोटे कण बहते हैं तो वो कण क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन को अकेला अगर रहेगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, तो जाहिर सी बात है उसमें बायोटिक लगाओगे तब ना, तब बायोटिक क्या करेगा, उसको धक्का देगा। तो पाइप में पानी अपने आप नहीं बहता है, उसे पीछे से पंप या ऊंचाई से धक्का देना चाहिए पड़ता है। तो उसी तरीके से बिजली के तार में इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम बैटरी या बिजली का स्विच करता है, जिसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज उसको धक्का देते हैं तो क्या होगा, तार में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। आज समझ में आ गया विद्युत धारा। अब याद रखने वाली बात यह है कि भाई दूध को मापते हैं या पानी को मापते हैं तो पानी को लीटर में मापते हैं, उसी तरीके से विद्युत धारा जाहिर सी बात है जो बह रहा है तो उसे हम लोग किस में मापते हैं, विद्युत धारा को। तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने बता दिए एम्पियर में, है ना, एम्पियर में मापते हैं और इसे ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। अच्छा, विद्युत धारा को कैपिटल आई से हम लोग दिखाते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से दिखाते हैं, विद्युत धारा को कैपिटल आई से दिखाते हैं। और देखो मेरे भाई, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी एक विद्युत धारा एक जो है चैप्टर ही है ना, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत कायदे से डायग्रामिकली पढ़ा दिया हूँ। एक बार जाकर रिवीजन कर लेना, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी रिवीजन कर देंगे। जैसे विद्युत धारा, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, चालक और चालक अर्धचालक, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में समझा दिया हूँ। जैसे विद्युत धारा को यहाँ पे देख सकते हो, विद्युत धारा को यहाँ पे जैसे वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और रेजिस्टेंस, है ना, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ये क्या होता है। कोई बात नहीं, 1 to 1 सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा किसे कहते हैं यहाँ पे बता भी दिया हूँ। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं, जिसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे अमीटर में मापा जाता है। ये सब कुछ आपको दिख जाए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति। अब क्या बोल दिया, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, इकाई से मतलब होगा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि भैया ये विद्युत शक्ति क्या होता है। तो भाई विद्युत शक्ति जाहिर सी बात है, मान लो ये फैन है, सीलिंग फैन है, सपोज दैट ये सीलिंग फैन है, और ये सीलिंग फैन जाहिर सी बात है एक सीलिंग फैन स्पीड में चलेगी, एक स्लो से चलेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है जो स्पीड में चलेगी तो ये आपको बताएगा जो स्पीड में चलेगी भाई विद्युत शक्ति किस में ज़्यादा लग रहा है। तो जिसमें जाहिर सी बात है विद्युत का खर्चा ज़्यादा होगा, तो विद्युत को जो मापते हैं ना, विद्युत शक्ति को जो मापते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जैसे दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो मीटर का, वैसा ही जो है विद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट का प्रयोग करते हैं, बस कुछ नहीं है। और ये भी प्रश्न जो है पूछ लिया गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में 2024 के मेंस में पूछ लिया गया है, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैं आपको नोट से भी रिवीजन करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे एक और शब्द दे दिया भैया, ओडोमीटर किसका मापक है, ओडोमीटर से किसको माप। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न पूछा गया है एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 के दरोगा में पूछ लिया गया। तो ओडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, बाइक चला रहे होंगे तो आपको पता होगा, है ना। तो ओडोमीटर वाहन द्वारा, किसका भाई, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अगर दूरी को मापना है तो भाई इसमें ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नहीं आप देखते हैं कि भाई गाड़ी कितने स्पीड पे चल रहा है, कितने किलोमीटर चला, तो ये काम ओडोमीटर का होता है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब एक जगह लिख दिया हूँ नोट्स में, बार बार कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी वीडियो के थ्रू कर लीजिए ना, बस आपका काम हो जाएगा।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो मात्रक और माप, ये जो है ना, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मापक यंत्र और अनुप्रयोग जो इसका है ना, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा ना, एक जगह में मेंशन कर दिया हूं। जैसे ओडोमीटर में तो ध्वनि, ये है ऑडियोमीटर, ओडोमीटर नहीं है, ऑडियोमीटर है ये, ओडोमीटर लगा है, ये ऑडियोमीटर है, तो इसमें ध्वनि तीव्रता को मापते हैं। और यहाँ पे क्या है, ओडोमीटर, ऑडियो है, ऑडियो ऑडियो है ना, ये ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर है, और ये ओडोमीटर है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये पूछा था आपसे अभी। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अल्टीमीटर में ऊंचाई, अगर कितने स्पीड पे कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ जा रहा है तो अल्टीमीटर के द्वारा। ये ऑक्सीनोमीटर का काम क्या होता है, तो पौधे कितने स्पीड में वृद्धि करते हैं, तो पौधे की वृद्धि मापना हो तो लक्ष्य मीटर से। प्रकाश, ये लक्ष्य है, लक्ष्य, तो ये प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। ये है लैक्टो, इस दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता को मापना होता है, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। यह है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या होता है, तो तरल पदार्थों के घनत्व को मापते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाइग्रोमीटर है, हवा की आर्द्रता को मापते हैं। माइनोमीटर को गैस का जो है दाब को मापते हैं। ये सब अभी यहीं पे माइंड में रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, बस हो जाएगा काम, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति को जो है यहाँ पे जांचते हैं। अमीटर से क्या होगा, विद्युत धारा को मापते हैं। अभी ये दोनों पूछ लिया गया था ना, यहीं से आता, कुछ इसके बाहर जाता ही नहीं है। ये जो चार्ट दिया हो ना, बस ध्यान में रखिएगा। एनीमोमीटर जो है वायु की जो है यहाँ पे गति को मापते हैं। ये विंड वेन है, नाम से ही पता चला, विंड मतलब कि हवा से संबंधित है। तो ये विंड वेन क्या करेगा, तो वायु की मतलब कि हवा की दिशा ज्ञात करने का ये उपकरण होता है, मतलब उसको मापते हैं उससे। उसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर, ये विभवांतर को मापते हैं। ये है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, बहुत पूछता है। ये थर्मामीटर, ये ताप मापते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 या 18 है बस। यहाँ पे कैरेटोमीटर, ये सोना की शुद्धता को मापते हैं। स्टेथोस्कोप, ये आगे भी आपको लगातार जब हम लोग पूरा चैप्टर करेंगे तो हर जगह रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो जो स्टेथोस्कोप है, ये हृदय की ध्वनि सुनने में, भाई जाहिर सी बात है आपको मदद मिलता है ना, अगर हृदय की ध्वनि सुनना है तो इसी से मापते हैं। सिर्फ गैमेनोमीटर हम लोग बहुत कार्य से पढ़ चुके हैं, रक्तचाप मापते हैं, है ना, इससे। टेकोमीटर, क्योंकि ये वाहन की जो घूर्णन गति है ना, इसी से मापते हैं। फाइदोमीटर, समुद्र की गहराई मापना है तो फाइदोमीटर से मापते हैं। एक और पूछता है पायरहेलियोमीटर, इसमें सौर विकिरण को मापते हैं। फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, फोनोमीटर में इसमें ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित होगा, तो एक्स ना स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ जो है, जिसमें सूर्य की जो है फोटोग्राफी का उपकरण है ये। कार्डियोग्राफ में हृदय की गति को मापते हैं, और पॉलीग्राफ में अगर झूठ बोलते हो ना, तो अगर उसका पता लगाना है तो पोलियोग्राफ करते हैं। बस हो गया, कहानी खत्म। और यहीं से ये जितना मैं यंत्र का नाम बताया और इसके मापन जो बताया, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे बार बार आप क्या कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए। देखिएगा ना क्वेश्चन, अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको दिखेगा लैक्टोमीटर, अभी आपने देख लिया। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं सर, आपके दूध की शुद्धता को मापते हैं, और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। देखो ताप का ऐसा मात्रक क्या है, आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग ऐसे मात्रक को भी सरसरी निगाहों से यहीं पे देखें। देखो भाई, ये जो ऐसा ही मात्रक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये मूल ऐसा मूल मात्रक कितना है, 7 है। मूल मात्रक मान लिया गया है, इतना समझिए। तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा को, या फिर पदार्थ की मात्रा ही बोलिए जैसे मोल में मापते हैं। और उसके बाद ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं ना, इसकी इकाई जो है कैंडेला है। ये 7 मूल मात्रक आपकी जुबान पर रटा होना चाहिए। इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे सारी चीज़ें, जैसे जैसे टॉपिक पे जाएंगे ना, तो और आपको दिख जाएगा। तो तापमान को किस में मापते हैं, तापमान को हम लोग किस में मापते हैं, तो आप बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं भाई, एक केल्विन में आपने देखा तो बिल्कुल केल्विन हो जाएगा। तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। और ये भी दरोगा के पेपर में पूछ लिया गया 2023 में, इंस्पेक्टर के एग्जाम में। ये कह रहे विषम ज्ञात करना है, ऑप्शन में दरोगा में ही प्रश्न पूछा। देखो भाई, ये जो आप देख पा रहे हो विषम कौन है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। एक तो ये है वोल्ट मीटर, ऑमीटर और गैल्वेनोमीटर। ये कहीं ना कहीं विद्युत से संबंधित है, विद्युत की इकाई है ना, विद्युत की मापने की इकाई है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं अल्टीमीटर, अल्टीमीटर जो देख पा रहे हैं, ये ऊंचाई को मापते हैं। क्या करते हैं भाई, ये ऊंचाई को मापते हैं, आप सबको पता है। तो ये ऊंचाई मापने की इकाई है ना। अब ये तीनों अगर विद्युत मापने की इकाई, तो ये तीनों में क्या अंतर है, तो देखो ये जो वोल्ट मीटर है भाई, वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं। मैंने क्या बोला, 2 बिंदुओं के बीच का, 2 बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर मापना हो, है ना, वोल्टेज मापना हो, तो ये हम लोग अल्टीमीटर से मापते हैं। ऑमीटर का काम क्या है भाई, एक तो क्वेश्चन आएगा। तो ये विद्युत परिपथ में धारा को मापते हैं। तो विद्युत परिपथ में धारा को मापना होता है, इसी से मापना है। अब धारा की दिशा मापना हो, है ना, परिपथ में धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा का पता लगाना हो, किस दिशा में ये धारा बह रही है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों में अंतर था। बाकी डी नंबर तो आपने देख ही लिया कि अल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमीटर से यह जो है समुद्र तल की ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या करते हैं भाई, समुद्र तल से ऊंचाई को मापते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से खास तौर पे आप देखेंगे तो एरोप्लेन और पर्वतारोहियों द्वारा जो है किया जाता है। यह हवा के दबाव मतलब कि एयर प्रेशर के आधार पर ऊंचाई बताता है, ठीक है ना। तो ये बहुत पूछता है अल्टीमीटर, बाकी यही अलग था। तो चीज़ों को समझिए, आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा, अब क्या है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ।
प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि है। तो यहाँ से प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, क्लियर ही कर देता हूँ कंसेप्ट। तो एक तो पूछता है कि भाई आप बता दो कि इनमें से अदिश राशि कौन है, स्केलर क्वांटिटी कौन है अदिश राशि, आइए समझ लेते हैं एकदम बच्चे जैसे। और दूसरा पूछता है भाई सदिश राशि क्या है, सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो अब देखो अदिश में क्या होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण होता है। अब परिमाण क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। सदिश में क्या होता है भाई, इसमें दिशा और परिमाण, परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सर। तो आप कहिएगा सर हमें तो पल्ले नहीं पड़े ये परिमाण क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ कि भाई ये 1 kg चीनी है, ठीक है, 1 kg क्या है, ये चीनी है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक जो देख पा रहे हैं, ये जो नंबर आप देख पा रहे हो, यही क्या है, परिमाण है। और ये जो आप केजी देख रहे हैं, ये क्या है भाई, मात्रक है, मात्रक है, ठीक है। तो गलती आज के बाद मत करिएगा कि भाई ये परिमाण क्या होता है। तो फिजिक्स की भाषा में ये जो एक देख रहे हैं, 1 kg मैंने लिखा हूँ, तो ये केजी मात्रक है और एक जो देख रहे हो ये परिमाण है। तो फिजिक्स का भाषा में हम लोग इसे परिमाण कहते हैं, है तो एक नंबर है ना, लेकिन इसे परिमाण कहते हैं। बेसिक सी बात है, दिशा तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसमें क्या है भाई, अदिश राशि में क्या है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है ना, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे सीधे तौर पे अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई आप क्या करिए, 1 किलो चीनी लाइए, तो हम चीनी लाने के लिए आपको बोलेंगे तो हम थोड़ी बोलेंगे कि भाई उत्तर दिशा में लाओ, जाओ दक्षिण दिशा से चीनी लेके आओ, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो इसमें दिशा का जरूरत नहीं है, देख सकते हो। लेकिन सदिश राशि में क्या है भाई, इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे कोई वस्तु है और इसमें क्या करो, आप जो है बल लगाओ, है ना। तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर वस्तु को ऊपर लेके जाना है तो मैं बोलूंगा कि भाई आप क्या करो, उत्तर की तरफ बल लगाओ। अगर हमें इधर ले जाना है, वस्तु को धकेलना है, तो हम आपको बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा सीधा करना है, तो आप क्या करो, इधर बल लगाओ। इस तरीके से तो दिशा, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो अब एग्जाम्पल दे के पूछता है ना, कि भाई इनमें से सदिश कौन है, अदिश का एग्जाम्पल कौन है। चलिए, तो इसका जो है यहाँ पे आप सदिश राशि और अदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को ऑलरेडी ये आपके पास बुकलेट होगा, है, तो वहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, देख सकते हो। आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना, कोई बात नहीं, यहाँ से तो मैं करवा ही दिया हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, जो चीज़ समझाया वही चीज़ लिखा हूँ। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। जैसे अदिश राशि क्या क्या है, मैंने बोला ना, अदिश राशि में क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं है, दिशा जरूरत नहीं है इसमें। सदिश में क्या होगा, सदिश में क्या होगा, तो सदिश में आप कहिएगा सर ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दिशा प्लस जो है परिमाण, परिमाण की आवश्यकता होती है। तो देखो इसका एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, बस काम हो जाएगा। जैसे पूछता है, अभी मैं ट्रिक से रटवा देता हूँ। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा, विद्युत घनत्व अलग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये जो आप बता रहे हैं विद्युत धारा, तो ये तो जो कि अब मैं आपको कुछ देर पहले बताया कि भाई विद्युत धारा मतलब कि भाई किसी पाइप में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, पाइप नहीं बोलूँगा, किसी तार में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये दिशा का इंगित तो कर रहा है, लेकिन ये जो समान सदिश का नियम है ना, उसका पालन नहीं करता है ना, इसलिए ये अदिश राशि में आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ अदिश राशि में आ जाता है। वहीं पे यहाँ पे लिख दिया हूँ कि भाई विद्युत धारा घनत्व, घनत्व लिख दिया हूँ, तो ये इसमें सदिश है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। बाकी जो आप देख पा रहे हो दाब, ये भी अदिश है। तो अभी ये 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कैसे ध्यान रखना है, तो जिसमें व का सेंस आए, किसका व का सेंस आए, वो सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें व का सेंस आए, व। तो आप कहिएगा सर इसमें भी तो द्रव्यमान है, तो भाई व का पहले द, तो मतलब कि द का सेंस आया। अब यहाँ पे दाब में भी देख रहे हो तो व का सेंस तो आ रहा है, विद्युत धारा भी आप देख पा रहे हो, तो हाँ विद्युत धारा में वी मतलब कि व का सेंस आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा ये अपवाद है, अपवाद ये है कि विद्युत धारा जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जाहिर सी बात है किसी दिशा में होता है, लेकिन ये सामान्य जो नियम होता है किसका, सदिश का, उसका पालन नहीं करता है, इसलिए ये अदिश राशि है। बस इतना ध्यान रखना। जैसे यह वो वाला में विद्युत धारा, द्रव्यमान, हाँ सॉरी, तो मैं ये बता रहा था, इसमें द्रव्यमान हो गया आप लोग का, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, ये थोड़ा सा आप वो का सेंस दे रहा है, तो ये भी अदिश राशि ही है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, वजन हो गया, विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत धारा घनत्व रहेगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारा घनत्व, ये भी क्या है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, ये विद्युत तीव्रता है, इसमें विद्युत तीव्रता में भी इसमें दिशा और परिमाण जो कि साधारण जो सदिश राशि ना, उसके नियम का पालन हो रहा है। तो बस इतना ध्यान रख लीजिएगा ना,
कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जाके देखिएगा पेपर में बस। तो सदिश राशि अदिश राशि आपको समझ लिया, बाकी चीज़ हालांकि लिख भी दिया हो, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन, आप इसका आंसर दे दीजिए, आपके सामने है। तो आपको ये कैसे, तो अभी आपने क्या देखा, जैसे बेग देखा है ना, आपको मैंने बोला ना, जैसे बेग हो गया, बल हो गया, विद्युत प्रेरण हो गया, है ना, विद्युत क्षेत्र आपने देखा। तो ये सब का सब क्या है, तो सब कहिएगा सर ये सब सदिश है, अभी आपने बता दिया। बाकी ये जो आप देख पा रहे हो शक्ति, ये क्या है, अदिश राशि है ना। और ये ऑलरेडी दरोगा के पेपर में ही 2001 में पूछ लिया गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है। तो भाई भूकंप को हम लोग किस पैमाने से मापते हैं, अभी आपने देखा था ना, अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको एक लिस्ट दिया था। तो आपको ये सर हाँ आपने बता दिए हैं, तो हम लोग रिएक्टर से मापते हैं, जो ऑप्शन में है। और ये 2000 में जो है प्रश्न पूछ लिया गया था 2001। तो भूकंप की तीव्रता अगर मापना है तो हम लोग रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। अच्छा, रिएक्टर का खोज किसने किया था, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो भाई एक वैज्ञानिक था, कहाँ के, अमेरिकन थे वो। तो इन 1935 की बात है, 1935 ईस्वी में इसका खोज किया था। और उसका नाम था चार्ल्स रिएक्टर, है ना, व्यक्ति का नाम ही था चार्ल्स रिएक्टर था, आधा कौचौड़ा रिएक्टर था, व्यक्ति का नाम ही था चार्ल्स रिएक्टर, और इन्होंने ही इसका खोज किया था, है ना। आगे बढ़े, कई बार पूछता है ना, ये जो रिएक्टर पैमाना है इसमें संख्या कितने नंबर होता है, तो इसमें 1 से लेके 9 तक जो है संख्या होता है रिएक्टर पैमाने पर। या फिर कई बार पूछता है कि भाई रिएक्टर पैमाने पर पक्षांक जो होता है कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 9 तक होता है ना। अगर यहाँ से पूछा है कि भूकंप का तरंग मापी जाती है किस पैमाने पर, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अब दोनों में लेके ना लोग कंफ्यूज रहता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ ना कि भाई रिएक्टर जो पैमाना है उसमें और सिस्मोग्राफ में क्या अंतर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्टर और सिस्मोग्राफ, है ना। एक अभी मैंने नाम बोला हूँ सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ, दोनों में क्या अंतर है। तो चूंकि दोनों भूकंप से संबंधित है ना, भूकंप के मापन से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए दोनों भूकंप के मापन से संबंधित है। तो देखो भाई ये जो रिएक्टर स्केल है, रिएक्टर स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, तीव्रता कितने, है ना, तीव्रता से भूकंप आया है, तो भूकंप की तीव्रता को कौन मापेगा, तो रिएक्टर स्केल। वहीं अगर सिस्मोग्राफ की बात करें तो जब भूकंप जिस समय होता है ना, तो भूकंप जो है कितने तरंग गति से, है ना, या फिर कितने तरंग उत्पन्न किया, है ना, तरंग उत्पन्न किया, उसको मापते हैं। तो ये तीव्रता को और ये भूकंप की तरंग को, ठीक है। तो आज के बाद गलती मत करिएगा, यहाँ से कोई प्रश्न पूछता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन जो है ऊर्जा की इकाई है। तो ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, मतलब कि जैसे चीनी को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। तो ऊर्जा का भी मापने का एक इकाई है, तो ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, बिल्कुल ऊर्जा को जो हम लोग मापते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनमें से आपसे पूछा था कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखो भाई ऊर्जा को हम लोग अर्ग में मापते हैं, ये छोटी इकाई है, अभी मैं चर्चा करूंगा। जूल जो है आप सामान अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो ऊर्जा की इकाई है, और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख रहे हैं ये भी ऊर्जा की इकाई है। बाकी जो आप न्यूटन देख रहे हैं ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो अब देखिएगा आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अर्ग हो गया, आप अभी देखें ना, मैं थोड़ा सा रिपीट, जैसे अर्ग हो गया, क्या हो रहा है भाई, है ना, ये अर्ग हो गया, जूल हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है, तो ये कैसे मापते हैं। देखो जूल जो है ना, जूल जो कि मानक इकाई है, मानक इकाई है किसका, तो ऊर्जा का, जैसे हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अर्ग एक बहुत छोटी इकाई है, पहले यूज करते थे, कह सकते हो पुरानी प्रणाली है कौन, तो अर्ग, ठीक है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर दो तो यह बहुत छोटी इकाई है, ऊर्जा का सबसे छोटी इकाई होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खास तौर पे इसमें देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण है। तो परमाणु और कण भौतिकी में ऊर्जा के बहुत छोटे मानों को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है ना। तो आपने समझ लिया, बल को मापना है ना भाई, तो बल को हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन से मापते हैं, ठीक है ना। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो आपसे ऊर्जा का पूछा था तो ये तीनों था, और देखो ये प्रश्न पूछ लिया गया था। बस इतना ध्यान रखिए ना, आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा यहीं से। जितना कर पा रहा हूँ करते जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मास्टर वीडियो जो दिया हूँ यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट का, अगर दरोगा क्लियर करना है तो उसे देखना मत भूलिएगा, कहीं नहीं मिलेगा इतने डिटेल में वीडियो। कोई सिर्फ आपको क्या किया है, ABCD करके बता के भाग गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी, अब क्या बोल दिया है भाई, ये सदिश नहीं है, सदिश राशि नहीं है, मतलब कि अदिश होना चाहिए। तो मैंने बोला था एक बात यहाँ पे, सदिश में क्या होता है, तो इसमें सदिश में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है ना। और एक मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई जिसमें वॉ से सेंस आए वो क्या होगा, सदिश, और जो वो जिसमें सेंस ना आए वो का सेंस वो होता है अदिश। कुछ मैं एक्सेप्शन भी बताया था, अपवाद भी बताया था, है ना। तो आप आंसर बता दो। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो विस्थापन, है ना, बी, ये क्या है, ये सदिश है, बाकी ये अदिश है ना। ये जो दूरी चाल समय क्या है, अदिश है। तो
आपसे पूछा था कि अदिश नहीं है। हाँ, तो अदिश नहीं था कौन? ये विस्थापन अदिश नहीं है, क्योंकि ये सदिश राशि है ना। चलो आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति, अब देखो क्या बोल दिया है, विद्युत शक्ति का इकाई नहीं है। तो विद्युत शक्ति को हम, विद्युत शक्ति का इकाई कौन सा नहीं है? तो ये तो सबको पता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये भी जो है शक्ति का ही, विद्युत शक्ति का ही इकाई है ना। ये दोनों, ये जो जूल पर सेकेंड और ये जो आप देख पा रहे हैं वोल्ट पर एम्पियर है ना, ये भी विद्युत शक्ति का इकाई है। क्योंकि ये जो जूल प्रति सेकेंड है ना, इसी को हम लोग वाट कहते हैं। जेम्स वाट का नाम सुना होगा ना। बिजली का ताकत अगर मापना होता है तो ये वोल्ट एम्पियर से मापते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी ताकत मतलब कि शक्ति को माप रहा है। तो देखो ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि ये जो वाट लगा हुआ है तो ये भी कहीं ना कहीं शक्ति का इकाई नहीं भाई, ये क्या बोल दिया है, वाट पर सेकेंड। तो ये जो वाट बना है ना, ये जूल पर सेकेंड से बना है ना, वाट बना है। बल्कि ये वाट जो है, वाट पर सेकेंड, ये शक्ति का इकाई नहीं है, गलती मत करिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर, तो इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये बोला जो वाट और ये जूल पर सेकेंड है। मैं आपको बता दूं, 1 वाट बराबर होता है, यहाँ पे लिख लेना ध्यान, 1 वाट बराबर होता है क्या, तो 1 जूल है ना, 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, इस तरीके से माइंड में रख सकते हो। तो ये, अब ये और ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, अलग है। ये जो वाट पर सेकेंड है तो ये बता रहा है कि भाई कोई भी जो आपकी सामग्री है, ऐसे बोल सकते हो, तो कितने स्पीड में बिजली का खपत कर रहा है ना, ये उसको दर्शा रहा है। तो ये नहीं होगा, बाकी सब था। चलो खैर आगे, इस ये समय मैं बहुत एकदम बच्चे जैसे डुबा डुबा के पढ़ाया हूँ। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का इकाई क्या है? लो भाई, प्रतिरोध की इकाई क्या होगा, सबको पता है, ओम है, अभी आपने देख लिया है ना। चलो अब कह रहा है कि ये भी प्रश्न दरोगा के पेपर में पूछा गया। ये अगला प्रश्न पूछ दिया है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पूछ दी। और मैंने आपको एक चार्ट दिया था कि भाई आप इसे रट लीजिएगा। इस चार्ट में क्या बोला था, जरा सा देख लो यहाँ पे। भौतिक राशि के मापने में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ, एक तो है एमकेएस पद्धति, अभी बता दूंगा, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है एफपीएस पद्धति, और चौथा जो है कौन सा, एसआई पद्धति। इसके बारे में हालांकि मैं डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। तो देखो, लंबाई को मापना है सीजीएस में, तो यहाँ पे सीजीएस में मापना है तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। एमकेएस पद्धति में मापना है तो मीटर में मापते हैं। और एफपीएस पद्धति में मापना है लंबाई को, तो ये फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को मापना है भाई, एमकेएस पद्धति में किलोग्राम में मापते हैं, सीजीएस में मापना है तो ग्राम में मापते हैं, और एफपीएस पद्धति में मापना है तो पाउंड में मापते हैं। अगर समय को मापना है एमकेएस पद्धति में तो सेकेंड में मापते हैं, इसमें भी सेकेंड में मापते हैं, और इसमें भी, मतलब कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों पद्धति में समय को सेकेंड से मापते हैं। बाकी ये अलग है ना, लंबाई और द्रव्यमान। तो प्रश्न क्या पूछ लिया था, द्रव्यमान को है ना, द्रव्यमान को अगर मापना है किसमें, एफपीएस पद्धति में, तो एफपीएस का मतलब क्या होता है भाई, फुट, यहाँ पे लिख देता हूँ, फुट पाउंड सेकेंड होता है ये, फुट पाउंड सेकेंड। तो द्रव्यमान को किसमें, वजन को किसमें मापना है, तो पाउंड में मापना है। तो लो आपके सामने आंसर है, तो आंसर हो जाएगा पाउंड। बेसिक सा है, समझ गए। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो जो है ना, तीनों ऐसे सेक्शन है जो फ्री में नंबर देता है, रटने वाली चीज़ नहीं है, बस तरीका अप्रोच पता होना चाहिए ये। हाँ, लेकिन आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने होंगे। अब करें कि वह संख्या जिसे हम लोग यूरोपियन देश मिलियन कहते हैं तो बराबर है, तो भाई 1 मिलियन में कितने शून्य होगा, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है यार, सबको पता है कि भाई 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं ना, 10 लाख में 1 मिलियन होता है। तो 10 लिख लीजिए और लाख में कितना शून्य लगाइएगा। तो आप कहिएगा सर लाख में 5 शून्य लगाते हैं, तो 5 शून्य लगा दीजिए ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हो गया ये, लो 10 लाख हो गया। तो बस चीज़ों को समझ रहे हैं, इसमें कुछ तो था ही नहीं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ये है ना 10 और 5, ये, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापना है तो भाई किससे मापते हैं, तो आप कहिएगा सर लैक्टोमीटर, अभी कुछ देर पहले चार्ट दिखाया था उसमें था, तो आ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देखो, अभी यहाँ पे क्या बोल दिया, सदिश राशि बोल दिया। तो सदिश और अदिश को आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब देखो ये द्रव्यमान भी दे दिया, तो द्रव्यमान मैंने आपको क्या बोला, वजन मापने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ता है नहीं ना। तो आप कहिएगा सर द्रव्यमान जो है ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। बाकी मैंने बोला था लंबाई भी क्या है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, तो ये भी अदिश है, समय भी अदिश है। लेकिन जो वेग है ये क्या है भाई, मैंने आपको बोला कि वॉ का सेंस आएगा, तो ये सदिश हो जाएगा, है ना। चलो 16 के दरोगा के पेपर में पूछा गया है, कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के लिए विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका साइंस बहुत कमजोर है, साइंस आपको समझ में नहीं आती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जरूर यार जोड़ के पढ़ लो। बहुत ही नॉमिनल फी में पढ़ा देता हूँ। आप सबको पता है कि मात्र 499 में आपको कंप्लीट मिल रहा है, और इतना समय है कि बड़े आराम तरीके से साइंस को कर सकते हो अभी भी, है ना, कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। अब ये तरल पदार्थ समझ रहे ना, कोई बात नहीं, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कोई बात नहीं है, तो ऊपर भी समझ में आ जाएगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन अभी मैं कुछ देर पहले उस चार्ट में बताया था, तरल पदार्थ को मापना है तो किससे मापना है भाई, किससे मापना है, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, आंसर बी, हाइड्रोमीटर में बोला था ना अभी कुछ देर पहले,
आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो पल्ले नहीं पड़े, ये जो आप बता रहे हैं हाइड्रोमीटर। देखो भाई, मान लो कि ये दूध है, दूध है, ठीक है, ये एक बीकर है, इस बीकर में दूध है, तो हमें दूध को मापना है कि दूध कितना गाढ़ा है। आसान भाषा में समझो कि दूध को मापना है कि दूध कितना गाढ़ा है। तो ये गाढ़ा हमें पता करना है कितना गाढ़ा दूध है, तो ये हाइड्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर ना आप सीधे तौर पे बोल सकते हो, जिसे इंग्लिश में घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। तो हाइड्रोमीटर से किसी द्रव पदार्थ का, किसी द्रव पदार्थ का, ये द्रव है, द्रव्य मतलब ये अलग हो गया है ना, ये पदार्थ, द्रव का मतलब ये पदार्थ हो जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ बहुत कार्य से। तो ये जो है ना द्रव का घनत्व को जो है ये बताता है हाइड्रोमीटर, मतलब कि ये कितना गाढ़ा है। घनत्व का मतलब कोई भी चीज़ कितना गाढ़ा होगा, दूध या तेल कितना गाढ़ा है, इसमें कितना घनत्व है, यही ना घनत्व का मतलब क्या होता है, कितना गाढ़ा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, ये जो ग्रेविमीटर है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हम लोग जो है ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं। तो भाई देखो, गुरुत्वाकर्षण के जो बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, मैंने आपको बोला था, पढ़ाया हूँ है ना फिजिक्स में। तो ग्रेविमीटर से हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को मापते हैं, मतलब सीधे तौर पर बोल सकते हो कि पृथ्वी का खिंचाव कितना कम या ज़्यादा है, उसको मापना है तो ग्रेविमीटर से मापते हैं। ये हाइग्रोमीटर, ये हाइड्रो है और ये हाइग्रो है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं भाई, तो वातावरण में कितनी आर्द्रता है, वातावरण में कितनी आर्द्रता है, ध्यान रखिएगा। जो ह्यूमिडिटी है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्द्रता को है ना ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता, तो वातावरण में कितनी आर्द्रता है, अगर हमें ह्यूमिडिटी को मापना है तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला देख रहे हैं। अब देखो, एक चार्ट में अभी मैं कुछ दिन पहले बताया था कि हिप्सोमीटर का जो प्रयोग होता है ना, वो हिप्सोमीटर का प्रयोग हम लोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। कहाँ से, तो ये समुद्र तल से है ना, मान लो कि समुद्र, पानी है समुद्र में, इसके तल से ऊपर की तरफ मापने के लिए किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लो अब क्या पूछ दिया कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष से हम लोग मापते किसके हैं, तो भाई दो तारों के बीच की दूरी मापना है। दो तारों के बीच की दूरी, दो तारा समझ रहे हो ना, तारा, दो तारा के बीच की दूरी या फिर दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापना है, तो हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेता है। तो आपसे पूछा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो क्या होता है। अब यहाँ से प्रश्न बड़ी घुमा फिरा कर पूछता है। हाँ बिल्कुल, ये रट लीजिएगा, रट लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ये रट लीजिए, पूछता है फिजिक्स में ये। तो 9 पॉइंट मतलब कि 9.46, तो ऐसे याद रखना इसको। प्रकाश वर्ष किसके बराबर है, तो किलोमीटर में पूछा जाए, और ये कई बार ना किलोमीटर में पूछता है, कई बार मीटर में पूछता है ना। तो मीटर में पूछेगा, किलोमीटर में पूछेगा तो ये टिक करिएगा कि 9.46 गुने, हालांकि 9 दशमलव के पास 4 पढ़ा जाता है, तो 9.46 गुने 10⁻12 ये किलोमीटर में है। और अगर मीटर में पूछा जाए तो 9 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए मीटर में, तो जाहिर सी बात है मीटर में पूछेगा तो इकाई और छोटा होगा, तो 9.46 गुने 10⁻, यहाँ पे 15 कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना है 12 है, और यहाँ पे 15 कर लीजिएगा, तो ये मीटर है। एक प्रकाश वर्ष अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.46 गुने 10⁻15, और किलोमीटर में पूछा जाए, देखो किलोमीटर में लगा हुआ है बड़ी इकाई में, तो पावर कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से माइंड में रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ये भी ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई। अच्छा, ये तीनों खूब पूछता है घुमा फिरा के, चूंकि ये तीनों दूरी का ही मापने की इकाई है, लेकिन इसका अलग अलग है ना। जैसे खगोलीय इकाई, देखो खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, पृथ्वी के केंद्र, खगोलीय इकाई की मैं बात करूँ तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी मापना हो तो खगोलीय इकाई से मापते हैं। प्रकाश वर्ष से, मैंने अभी आपको बोला प्रकाश वर्ष से हम लोग किसको मापते हैं, ये सब कुछ आपके बुकलेट में है। तो ये मैंने आपको बोला दो तारों के बीच की अगर दूरी मापना है तो हम लोग, या फिर कह सकते हो कि एक तरह से ये भी खगोलीय इकाई है ना। तो दो तारों के बीच की दूरी नापना हो तो प्रकाश वर्ष से, अगर आपको मापना है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी तो खगोलीय इकाई से। पारसेक से क्या मापते हैं भाई, देख लो, तो यह भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अब कहिएगा सर हमें समझ में नहीं आया, तो भाई पारसेक, मैं पुनः रिपीट कर दूँ, पारसेक से हम जो है खगोलीय दूरी मापते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे सितारों हो गया, गैलेक्सी हो गया, ब्रह्मांड हो गया, अन्य जो है आकाशीय पिंड के बीच की दूरी मापना है तो हम लोग पारसेक का प्रयोग करते हैं ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बाकी जो है चीज़ें डिटेल में लिख दिया हूँ, आप देख लेना। हम जो काम का चीज़ है मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया कि पृथ्वी, अच्छा ये तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लगभग जो है ना आपको पता होना चाहिए, 152.1 मिलियन किलोमीटर है, यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा, है ना। ये सब थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये सब पढ़ाया गया है आपको, है ना। 18 के दरोगा के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है। किसका उष्मा की इकाई नहीं है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा, इसलिए रोकना चाहूँगा, एक चैप्टर है, चैप्टर पढ़ाया गया है आप लोगों को फिजिक्स में, हीट एंड टेम्परेचर। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मत पूछिए, आपको रटने का जरूरत कुछ पड़ेगा नहीं, एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा ना। तो इसमें
उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर को बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ। ताप और उष्मा में क्या अंतर है बहुत कायदे से, है ना। इसमें अगर आपको कई बार ना कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से एक तरह से नॉमेरिकल क्वेश्चन है, सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए दे देगा, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, इस तरीके से। तो ये एक जगह सब कुछ कर दिया गया है और नॉमेरिकल भी बता दिया गया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे जाके जरूर करिएगा। तो देखो उष्मा को हम लोग कैसे कैसे माप सकते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, रूमर्स में, ये जो है आप देख सकते हो रैंकिंग भी है, इसमें भी मापते हैं। ये ताप का जो अलग अलग इकाई है मापने का। तो इसके अलावा जो भी आए उसको बस हटा दो, वही तो आंसर हो जाएगा। सॉरी, उष्मा पूछा, ये ताप की इकाई है। खासतौर पे इस चैप्टर में जैसे चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछता है, ये रट लीजिएगा मेरे भाई। हालांकि आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम से समझा दिया गया है ना। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, चूंकि रिवीजन करना जरूरी होता है, सॉरी लास्ट में माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था उष्मा की इकाई कौन सा नहीं है, उष्मा का, है ना। हीट का जो है कौन सा इकाई नहीं है, तो देखो भाई इसका अलग अलग इकाई है, जैसे हम लोग जूल में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापते हैं, है ना, बीटीयू में भी माप लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कैलोरी, बीटीयू, जूल, ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये इसका इकाई नहीं है। क्योंकि उष्मा जो होता है ना, उष्मा, ये जो आप सब देख रहे हो ना, उष्मा ये ऊर्जा का ही एक रूप है ना, ऊर्जा का ही एक रूप है। और ये उष्मा जो उत्पन्न होता है कैसे, तो मैंने अभी आपको बोला कि उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो ताप के कारण उत्पन्न होता है। उष्मा किससे होता है, आप ये सर ठीक है, आपने बता दिए कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण उत्पन्न होता है। तो उष्मा किससे उत्पन्न होगा, तो ताप से होगा, ताप से होगा। तो ये किसकी इकाई है, तो ऊर्जा का ही एक इकाई है, ऊर्जा होगा भाई, ऊर्जा की इकाई है कौन, उष्मा। एक प्रश्न और घुमा फिरा के पूछता है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण, गर्म या ठंडा होने के कारण, किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। कई बार पूछता है कि उष्मीय ऊर्जा भाई बता दो क्या होता है ना, उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। तो किसी पदार्थ को, पदार्थ है भाई, पदार्थ को क्या करना है, अगर गर्म या ठंडा करना है ना, ठंडा करना है, तो वहाँ से जो ऊर्जा मिलता है, तो किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर जो उष्मा हमें मिलता है उसे हम लोग उष्मीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो उष्मीय ऊर्जा को आप सबको पता है कि जूल में, किलो कैलोरी में और बीटीयू में। अच्छा, बीटीयू का फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, उसमें मापते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आज के बाद गलत नहीं करेंगे, पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने का यंत्र है। लो, वायु दाब को अगर मापना है तो किसमें मापना है भाई, तो जाहिर सी बात है बैरोमीटर से, अभी कुछ देर पहले आपने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं, ऑडोमीटर एक उपकरण है, ऑडोमीटर से दरोगा के पेपर में ही पूछा गया, देख सकते हैं। तो ऑडोमीटर रट लीजिएगा, ये बहुत पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ऑडोमीटर से दूरी मापते हैं ना, अभी आपने देखा था चार्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की इकाई है। देखो भाई, आप जैसे आप ध्वनि की इकाई जो सुना ना, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि तरंग और ध्वनि क्या होता है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करवाया गया है एकदम जीरो से, दूध पीने वाले बच्चे ना उसको भी समझ में आएगा जिस तरीके से आपको यहाँ पे करवाया गया है। इसलिए डायग्रामिकली चीज़ों को दिया गया, माइंड में एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, देखना जरूरी होता है ना। ध्वनि को अच्छे से पढ़ा दिया गया है। वेव मतलब टेम्परेचर, सॉरी वेव मतलब त्वरण को बहुत कायदे से पढ़ाया गया। कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा भाई, ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, ध्यान रखिएगा डेसिबल में। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, भूकंप की यहाँ पे प्रबलता मापी जाती है किससे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्टर मापी, अभी आपने देखा कुछ देर पहले। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है भाई, बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डाइस के लिए। तो बोल्ट मापी नाम से ही पता चल रहा होगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, विभवांतर को मापते हैं। अभी देखा ना, ये जो है कार्य का इकाई क्या है, कार्य की इकाई क्या है, कार्य की इकाई क्या है, तब देखिएगा सर जूल है ना, जूल है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा अगर मापना है तो किसमें, तो अब देखो यहाँ पे अमीटर है, एम्पियर नहीं है। ठीक है, तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनिए, विद्युत धारा मापना है, विद्युत धारा से मतलब क्या होगा, किसी तार में कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो अमीटर से मापते हैं। बताया था ना कुछ देर पहले। अभी यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ भाई, देखो कहाँ पे पढ़ाया गया है आपको, इसलिए कह रहा हूँ। देखो ये है ना विद्युत धारा, बच्चे जैसे समझाया हूँ। देखो भाई ये वाला लाइन को अगर आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा, ये वाला लाइन कितने लोगों को पता है। देखो यहाँ पे विद्युत धारा, यहाँ पे आप देख लीजिए, विद्युत धारा एकांक समय में, मतलब कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जिसे एम्पियर को अब किस में मापते हैं, जिसे अमीटर द्वारा मापा जाता है। यही तो पूछा था ना, यही पूछ दिया है। तो ये लाइन बुक में नहीं मिलेगा आपको, साधारण शब्दों में सब कुछ नहीं मिलेगा, समझा दिया गया। तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा, मास्टर वीडियो रहता है यूट्यूब पे फ्री में, कंप्लीट फिजिक्स का क्लास करवा दिया हूँ, जाके देख लीजिए भाई, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर है भाई आपके सामने,
चैप्टर का नाम क्या है? तो यांत्रिकी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग कार्य, शक्ति, ऊर्जा तीनों में क्या अंतर है उसको पढ़ेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद गति के नियम, है ना, न्यूटन के गति के नियम कितना महत्वपूर्ण है, बल, संवेग, आवेग, गति, घर्षण, सब कुछ यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे और 2 से 3 नंबर यहाँ से आएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होती है, उसमें क्या होती है ये पूछ रहा है। तो ये बहुत कम जो है गतिज ऊर्जा होता है, बहुत पूछता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और दरोगा के मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे किसी बल के अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो कह रहे किसी वस्तु के बल व त्वरण, दो शब्द है, बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़े हो ना भाई, ये दो शब्द बोल दिया है ना, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो आप कहिएगा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम द्वारा दिया जाता है। अब थोड़ा सा देखिए, आइए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखो एक चैप्टर है यांत्रिकी, जिसमें हम लोग गति वेग के बारे में पढ़ते हैं, प्रक्षेप गति, उत्तोलक क्या होता है, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण के बारे में पढ़ते हैं, कार्य, शक्ति, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण, वृत्तीय गति, रेखीय गति क्या होता है, भर भर के प्रश्न आता है, सरल आवर्त गति क्या होता है, ये सब को पढ़ते हैं और पढ़ा दिया गया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, एक बार दूरी और विस्थापन से बहुत प्रश्न पूछता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, बहुत पूछता है, समझ होना चाहिए, ये सब रटने की चीज़ है ही नहीं, है ना। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में क्या अंतर होता है, सब मेंशन कर दिया गया है। चाल और वेग में दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे देख सकते हो मेंशन कर दिया गया है। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, बहुत पूछता है और यहाँ से तो भाई न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, बस सब बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी समझा दूंगा। अब देखो गति के समीकरण, ये एक बार रट लीजिएगा ना। अब ये तीनों को आपको रटना है, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। गति का जो है प्रथम नियम का जो फॉर्मूला की बात कर ले तो ये v बराबर u प्लस ए टी, जो कि वेग समय को बताता है। द्वितीय जो है यहाँ पे आप देख सकते हो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, मतलब 1/2 है, जिसे हाफ ए टी पढ़ा जाता है ना, हाफ ए टी स्क्वायर है ये विस्थापन समय को बताता है। और तृतीय जो यहाँ पे सूत्र है गति का, जो कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि विस्थापन वेग को बताता है। ये रट लीजिएगा, ये तीनों खूब पूछता है। अब यहाँ पे मैं पुनः कह रहा हूँ, ये गलती मत करिएगा, गति के जो 3 मुख्य समीकरण है, गति का जो 3 मुख्य समीकरण है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पूछता है, ठीक है ना। तो v बराबर क्या मैंने बोला, अभी बताया हूँ, v बराबर क्या बताया हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा। v बराबर क्या है फ्रेंड्स, तो u प्लस ए टी है, अभी मैं बता दूंगा ये u क्या है, ए टी क्या है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है ना। s बराबर जैसे विस्थापन होता है ना, u बराबर प्रारंभिक वेग होता है ना। अब v बराबर जो है अंतिम वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी है u बराबर, a बराबर त्वरण, हाँ एक्सेलरेशन, t बराबर समय, और ये स्मॉल g है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। तो ये जरूरी होता है जानना, तो भाई आपको ये याद रखना है। मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी बता दूंगा, पहले आप ये समझ लो कि जो 3 समीकरण है, तो पहला जो समीकरण है, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये दूसरा बहुत पूछता है, दूसरा और तीसरा पूछता है आपके पेपर में, ये सब बता देता है, ठीक है ना। तो प्रथम जो समीकरण है ये वेग है ना, समय को बताता है। दूसरा जो समीकरण है s बराबर, ये s है, s का मतलब क्या होता है, विस्थापन, तो यू टी प्लस हाफ ए टी है ना, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये ए टी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। और तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस जो है 2as होता है, जो कि विस्थापन वेग को बताता है। बस ये ध्यान रख लीजिएगा, पूछता है। अब थोड़ा सा लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, एक बार गति के नियम को पढ़ लेते हैं। तो गति का पहला नियम, देखो बाकी चीजें यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो। ये जड़त्व क्या होता है, जड़त्व में जैसे गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ये अलग अलग बातें हैं, मेंशन कर दिया हूँ। जो आपके यहाँ पे जो डायरेक्टली पेपर में प्रश्न आता है, जरा सा ये देख लो, ये क्या कह रहा है कि गति के नियम का पहला, है ना, न्यूटन के गति का पहला नियम जो है, जिसे जड़त्व या फिर गैलीलियो, प्रश्न कई बार पूछता है, तो न्यूटन का जो पहला गति का नियम है ना, किस और नाम से जाना जाता है, तो ये जड़त्व या फिर गैलीलियो के नियम के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है, ये तो आप सबको पता ही होता है। ये एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है कि चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगने से यात्री जो है ना आगे की ओर झुकता है, तो ये गति का कौन सा नियम का उदाहरण है, तो फर्स्ट लॉ है ना, गति का प्रथम नियम है। अब यहाँ पे देखो, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर जो है यात्री आगे की ओर जो है झुकता है, तो ये पूछता है कि गति का कौन सा नियम, तो प्रथम नियम है। कह रहा है कि दरी समझ रहे हो, जो बिछाते हैं हम लोग नीचे में, दरी को ना छड़ी समझ रहे हो, छड़ी से पीछने पर धूल कण जो निकलता है ना, तो ये गति के प्रथम लॉ पर आधारित है ना। जब अब देखोगे तो दरी गंदा हो जाता है, तो उसमें हम लोग एकदम लाठी मार के जो उसका जो यहाँ पे धूल निकालते हैं, तो ये भी गति का प्रथम लॉ के नियम पर काम करता है। पेड़ पौधे की टहनियों से आप देखेंगे ना, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने पर
फल पत्ते जो नीचे गिरते हैं ना, तो ये लाइन ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है अभी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है खूब, है ना, तो इसे माइंड में रखिएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं गति के प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कांच में पत्थर मारने पर कांच जो है कांच को फूट जाना, ये भी जो है आप सबको पता है, जिसमें आप देखेंगे तो आप कांच फूट जाता है, या फिर आप देखेंगे तो गोली मारने पर जो है ना छेद हो जाता है, तो ये भी किसका नियम है, तो ये प्रथम लॉ का नियम है, गति का प्रथम का नियम का उदाहरण है। अब देखो ये लाइन मैंने अलग से लिख दिया नोट करके, क्योंकि इस लाइन से क्वेश्चन अभी आपको दिखेगा, है ना। देखो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें जो है बल की परिभाषा मिलता है। किसका परिभाषा मिलता है, बल की। तो यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या कहता है। अब देखो ये दूसरा नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा ये है, सीधे तौर पर आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है, एकदम साधारण शब्दों में समझो तो ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप किसी वस्तु पर जो है क्या करते हैं, अगर आप ज़्यादा बल लगाते हैं, है ना, तो अगर ज़्यादा बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें ज़्यादा जो है ज़्यादा त्वरण है ना उत्पन्न होगा। क्या होगा, उत्पन्न होगा। बस ये लाइन ध्यान रखना। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ तो क्रिकेट में जब गेंद को जोर से मारते हैं तो वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो बाइकर क्या करता है, गेंद को जोर से मारते हैं तो वो चौका छक्का जाता है ना। तो देर से जोर से मार रहे हैं तो मतलब कि ज़्यादा बल लगा रहे हो तो इसका त्वरण ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो यही तो बोला है, बस बेसिक से बात है। अच्छा, न्यूटन के जो दूसरा नियम है ना, इसे एक और नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछता है समवेग का नियम के नाम से जाना जाता है ना। हालांकि ये लिख भी दिया हूँ, आपको दिखेगा। तो संवेग का नियम के नाम से, या फिर इसे बोल सकते हैं संवेग का नियम भी इसे कहते हैं, न्यूटन के दूसरा नियम को। अगर और मैं थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में लेके जाऊँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी वस्तु पर, न्यूटन का गति का नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर से सीधे अनुपातिक होता है। मतलब ये बढ़ रहा है पहला तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ऐसे समझ रहे हो ना, समानुपातिक होता है। मतलब मैंने आपको बोला ना कि अगर आप बॉल में जोर से बैट से मारेंगे या फिर बॉल को जोर से मारेंगे तो वो क्या जाएगा, चौका जाने की संभावना होती है, वो तेजी से भाग रहा है। यही चीज़ें है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो F बराबर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, F बराबर ma, जहाँ F जो है क्या है, बल है। यहाँ पे लिख देता हूँ, F जो है फोर्स है, बल है, और m द्रव्यमान है, आप सबको पता होना चाहिए, द्रव्यमान है मतलब कि वस्तु है, और a क्या है भाई, त्वरण है। बेसिक बातें हैं। अब इसका एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है, जरा सा देख लो। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ चुके हो अभी तक। ये एग्जाम्पल है, कह रहा कि टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की जो है गेंद जो है से अच्छा ज़्यादा चोट लगता है। तो ये बेसिक बातें हैं। ये किसका उदाहरण है, तो ये भी गति के दूसरा नियम का उदाहरण है। कह रहा है कि गद्दे की तुलना में पर्स पर जो है चोट अधिक लगती है। बिल्कुल ये उसी का उदाहरण है, सेकेंड लॉ का। ऊंची या लंबी कूद में जमीन पर कूदना हल्का खोद कर, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोद कर, यहाँ पे कह रहा है कि हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, है ना। तो ये भी उसी का उदाहरण है। ये वाला लाइन से बहुत पूछता है, ये जो आप देख पा रहे हो, कह रहे कि बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक जो है चोट दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि किसका उदाहरण है, तो ये भी गति का दूसरा नियम का उदाहरण है। जैसे कराटे के खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक जो है यहाँ पे क्या करता है भाई, अधिक चोट मारता है। तो ये भी उसी का उदाहरण है। और एक लाइन मैंने अभी आपको बोला ना कि न्यूटन के दूसरा नियम को हम जो है बल, ये जो आप देख पा रहे हो, तो ये बल का सूत्र यहाँ से प्राप्त होता है, अभी आपने देखा था। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, बल और त्वरण, है ना। अभी आपने देखा था बल और त्वरण, है ना, और त्वरण ये दोनों चीज़ आ रहा है। तो ये सेकंड लॉ में आपको देखने को मिल रहा है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। चलिए तीसरा नियम भी देख ले, क्या थोड़ा सा देख ही काहे के लिए बोलिएगा सर तीसरा नियम नहीं बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ये गति का तीसरा नियम है मेरे भाई, एक बार देख लो, ताकि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है, मिस ना हो आप लोगों का। अब यहाँ से कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसे हम लोग किस और नाम से जानते हैं। तो ये कह सकते हो कि ये प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया का नियम भी ऐसे बोल सकते हो इसे, या फिर एक्शन रिएक्शन, है ना। ये पूछता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्शन रिएक्शन के नियम किसे कहते हैं। तो ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है ना। ये इससे मतलब क्या है कि भाई इधर से जितने पावर लग रहा है इधर से भी उतने ही पावर लग रहा है, सीधे तौर पे कहे तो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है
जिसे हम लोग एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। जैसे अगर आप जमीन पर कूदते हैं ना, जमीन पर कूदते हैं तो आपके पैर जो है जमीन पर जो है एक बल लगाते हैं, और जमीन आपके पैर पर जो है उतना ही बल लगाते हैं जितना जो है आप जमीन पर जो है बल लगाए हैं, ठीक है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब कि दोनों तरफ से सेम जो है बल लग रहा है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन और रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। अब यहाँ से इसके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है ना, यहाँ से ये तो आपने समझ लिया कि दोनों तरह से जो है बल सेम लगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक महिला कुएं से, कहाँ से, कुएं से पानी खींच रही है, तो रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। तो आप देखेंगे अचानक से रस्सी टूटेगा तो ये रस्सी एकदम छूटेगा और डायरेक्टली आपके हाथ में और या फिर जो भी आगे चीजें रहेगा उसमें चोट लगता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये तृतीय गति का उदाहरण है, क्योंकि यही है एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब देखेंगे बंदूक से गोली चलाने पर जो है बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगता है ना। आप लोग दरोगा बनने जा रहे हो तो बंदूक जो चलाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना ये किसका एग्जाम्पल है? ये तृतीय गति के नियम पर आधारित है। ये जमीन पर जो है चलते समय जमीन पर चोट करना, ये किसका है भाई? ये भी इसी का है। पानी पर तैरते समय पानी पर जो है चोट करना, ये किसका उदाहरण है? तो गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। नाव से जो है कूदने पर नाव पीछे की तरफ हट जाता है, तो ये भी किसका उदाहरण है? तृतीय गति का उदाहरण है। देखो नोट में एक चीज लिखा हूं, जरा सा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न्यूटन के तीसरे नियम में बल की प्रकृति, मैं क्या बोल रहा हूं, बल की प्रकृति का पता लगता है कि ये कौन सा बल है, बल की प्रकृति का पता लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं ट्रिक से रटवा दिया। प्रथम नियम ने गति या विराम का विरोध करता है। द्वितीय में क्या कहता है? यहाँ पे चोट कम अधिक लगना, चोट कम और अधिक लगना। तृतीय में क्या है? चोट लगना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि भाई इधर से जितने पावर लगाओगे सामने वाले उतना ही पावर लगाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आपने देख लिया, गति के नियम भी पढ़ लिया और आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आंसर आप लोग का जाहिर सी बात है ये हो जाएगा इसका। दरोगा के पेपर में पूछा गया है इसलिए टाइम लिया हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, लो आ गया सेम क्वेश्चन, ये भी दरोगा के एग्जाम में देखिए ये प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार, क्या बोल दिया, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर कार्य करेगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, अब समझ होना चाहिए, क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बिल्कुल आंसर जो लोग बीटी कर रहे हो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ उस बिंदु पर जो है वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश काम करेगा। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, ऐसे बोलो, मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हो, अब पत्थर में आप खड़े हो और क्या किया है कि धागा में पत्थर बांध करके, या मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ, है ना, ये धागा है भाई, धागा में पत्थर बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं। तो देखो भाई ये किस दिशा में काम कर रहा है, तो है ना कहीं ना कहीं ये वृत्तीय रेखा पर घूम रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, मतलब कि घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु पर जो है वृत्ताकार पथ पर स्पर्शीय रेखा के अनुदिश घूम रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर ये अचानक से टूट जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक सीधे की तरफ ये जा गिरेगा, है ना। तो ये टूटने की बात नहीं कर रहा है, आप देख ही रहे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है। तो देखो भाई ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी समय ग्राफ का ढलान गतिमान वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करेगा? तो चाल की। और ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कहाँ पे? तो 2023 के दरोगा में। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति का निम्न है, माफी चाहता हूँ। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न क्या पूछ दिया था, प्रश्न पूछा था एक समान वृत्तीय गति, मान लो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है यहाँ पे, एक समान वृत्तीय गति, तो इसका चाल, ध्यान रखना, इसका जो चाल रहता है ना भैया, ये समान रहता है ना। तो ये चाल समान रहता है, लेकिन इसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, इसका जो वेग रहता है, वेग स्थिर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसकी दिशा आप देखेंगे तो कभी अगर कोई वस्तु यहाँ पे घूम रहा है तो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, तो है ना, अलग अलग दिशा में होगा। तो इनकी वेग स्थिर नहीं रहता, लेकिन इसका जो चाल है ना यहाँ पे स्थिर रहता है। तो यही तो पूछ दिया था, चाल स्थिर रहेगा। देखो अब यहाँ पे आपका दायित्व ये बनता है कि भाई आप क्या कर लेना, यहीं पे बढ़ा दिया हूँ बल के प्रकार। एक तो संतुलित बल होता है और असंतुलित बल क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा ना। घर्षण क्या होता है ना, फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है, घर्षण के अलग अलग प्रकार है। तो जैसे स्थैतिक घर्षण हो गया, सीमांत घर्षण हो गया, गतिज या सर्पी घर्षण, लॉटनिक क्या होता है, लिख दिया हूँ, इसी लाइन से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आता तो वीडियो जाके देख, खूब प्रश्न यहाँ से पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ विस्थापन। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना आपको दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा, है ना। मान लो कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, चलो वहीं पे समझा देता हूँ आसान। यहाँ पे मैं अगर मैं बोल दूँ कि भाई कल्पना करिए
कि आप जितने कदम चलकर जाते हैं, मान लो कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कल्पना करो कि आप स्कूल जा रहे हैं, तो दूरी क्या होता है, तो आप जितने कदम चलकर जाते हैं वो आपकी कुल दूरी हो जाता है ना। विस्थापन क्या होता है, तो मान लो कि ये आपका घर है, ऐसे समझो, बहुत आसान है, ये आपका घर है, ये स्कूल है, स्कूल है, आपका स्कूल है, ठीक है ना। तो मान लो कि ये रास्ता है, ऐसे करके रास्ता है, ऐसे करके रास्ता है स्कूल जाने का। तो मान लो कि भाई ये आप स्कूल जो जाएंगे तो रास्ता सही जाएंगे ना, इस तरीके से आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, है ना ये। लेकिन विस्थापन क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली सीधा रास्ता होगा यहाँ से, ठीक है। तो सीधे तौर पे बोल सकते हैं, क्योंकि आपसे इसका अनुपात पूछा था, रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो विस्थापन, दोबारा सुनिए, अगर रेशियो की बात करें तो विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है, एक या, एक शब्द समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक या उससे कम होता है, उससे कम होता है। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं बता ही देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी दूरी, कभी कभी जो दूरी होता है ना, दूरी, कभी कभी दूरी क्या होता है, कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर भी हो जाता है, बराबर भी हो जाता है, ये ध्यान रखिए। जैसे मान लो कि स्कूल जाने का रास्ता यही है, यही एक ही रास्ता है ना, स्कूल जाने का रास्ता, तो ये दूरी और विस्थापन मान लो कि ये 2 किलोमीटर है ना। तो दूरी भी 2 किलोमीटर हो जाएगा, विस्थापन भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछता है लेकिन, लेकिन 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन विस्थापन कभी भी, विस्थापन जो है, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होता है, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा, विस्थापन कभी जो है ना दूरी से बड़ा नहीं होगा, हमेशा दूरी बड़ा होता है। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर आप टिक कर सकते हो, सॉरी, एक या एक से कम, है ना, एक से कम होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, या सॉरी ये नहीं हो जाएगा, ये होगा एक के बराबर या कम होगा। तो कभी कभी बराबर हो जाता है ना, मैं आपको बता दिया हूँ, या उससे कम होता है, यही बेसिक से क्वेश्चन पूछा था। चलो भाई, हालांकि दूरी और विस्थापन के लेके यहाँ पे अंतर भी बता दिया हूँ, है ना। दूरी जो है, दूरी में केवल परिमाण होता है ना, परिमाण होगा तो जाहिर सी बात है ये सदिश राशि, अदिश राशि होगा, है ना, अदिश राशि होगा। दूरी सदैव धनात्मक होता है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, यह जो है अदिश राशि है। विस्थापन क्या है भाई, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, यह जो है सदिश राशि है। बहुत पूछता है, ये सब मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे विस्थापन और दूरी के लेके, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक भी मीटर होता है और इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है, दूरी और विस्थापन दोनों का सब कुछ लिखा गया है, देख लो एक बार सर। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और चूंकि ये हमारी दिनचर्या के लाइफ से, कितने लोग पतंग उड़ाए हो, है ना, और कितने लोग जो है बचपन में कागज को फाड़ फाड़ के ना मुंह से उड़ाए हो, है ना। तो आप ये कह सकते हम सभी की हैं स्कूल में, तो बिल्कुल ये भी जो है ना बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता था, ठीक है ना। प्रश्न पूछ दिया है, कोई बात नहीं, तो कह रहा है कि वायुयान कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। कि बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है, अब आसान शब्दों में समझिए। देखो ये होता ये है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बर्नौली का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर लूँ, जैसे हवा हो गया, अगर मैं बात कर लूँ हवा या पानी का, ठीक है ना, तो ऐसे बोल सकते हो, कोई भी चीज़ तेज गति से चलता है, जैसे हवा या पानी, वह अपने आसपास के दबाव कम कर देता है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे समझो, मान लो कि ये हवा है, तो हवा अगर तेज गति से चलेगा, हवा क्या करेगा भैया, अगर तेज गति से चलेगा तो अपने आसपास के जो दबाव होता है ना, इनके आसपास का दबाव जब तेज से चलेगा तो दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वही हवा अगर धीरे चलेगी, जब हवा जो है अब क्या करेगा भैया, धीरे चलेगी, तो इसका जो है दबाव बढ़ जाता है, दबाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा लगता है तो जाहिर सी बात है दबाव कम होगा, प्रेशर कम लगेगा तो ऊपर का जो दबाव होता है ना, आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल, वो लगेगा क्या, ज़्यादा लगेगा। बेसिक से बातें हैं। तो ये सब जो है किस पे काम करता है, बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। तो आप एक इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक कागज़ का टुकड़ा लो और अपने मुंह से क्या करो भाई, फूंक लगाओ, तो आप देखेंगे तो चूंकि मुंह के पास जो हवा का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो दबाव कम लगेगा, तो वो कागज़ ऊपर की तरफ जाएगा। अगर धीरे से लगाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कागज़ आपकी तरफ ही गिर जाएगा, अगर प्रेशर नहीं लगाओगे तो और इसका मेन एग्जाम्पल है, जैसे हवाई जहाज़ हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, हवाई जहाज़ हो गया, पतंग हो गया, ये सब किस पे, कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, और देखो ये एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने प्रतिपादित किया है। प्रश्न पूछा है गति के नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो जैसे बात है न्यूटन ने। गति का नियम सबसे पहले किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका नाम था आइजैक न्यूटन। कब, तो 1687 ईस्वी में। न्यूटन गति के 3 नियम है ना, अभी आपने देखा है ना, पढ़ लिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ना गैलीलियो से लेके ना कन्फ्यूजन रहता था, भाई गैलीलियो ने जड़त्व के नियम के बारे में बताया ना, जड़त्व के नियम के बारे में बताया। तो भाई जमीन जो तैयार किया है गति के नियम के लिए, ये गैलीलियो ने नहीं किया था, ये सब मैं बैच में बता चुका हूँ, अभी जो काम का चीज़ है वो बता दिया हूँ, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आ गया भाई, कह रहा है कि चलती कार अचानक से, देखो ये एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया 2023 में। क्वेश्चन है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री की आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो लो भाई किसका उदाहरण हो जाएगा, तो गति का कौन सा नियम होगा। बिल्कुल जो लोग ये टिक करे हो, ये गति का जड़त्व का नियम जो कि प्रथम नियम पर आधारित है। और मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है ना। तो जड़त्व के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गति का प्रथम लॉ के नाम से जानते हैं। मैं बेसिक से क्वेश्चन है और ये भी दरोगा के केस में प्रश्न पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न फिर से पूछा है कि चलती गाड़ी के डब्बे में हवा प्रवेश करती है तो इसकी व्याख्या आधारित है। अब ये भी भाई आप देखेंगे तो बर्नौली के सिद्धांत पर ही ये आधारित है ना। ये थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो बाहर की हवा जब ट्रेन या गाड़ी बहुत तेज़ से चलती है तो उसके बाहर की हवा भी बहुत तेज़ से चलती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो दबाव का यहाँ पे खेल है, जैसा कि हमने बर्नौली के जो सिद्धांत अभी देखे थे तो वहाँ पे हम लोग चीज़ों को पढ़े थे। तो तेज़ हवा मतलब कम दबाव है ना, लो प्रेशर होगा। और अंदर और बाहर का दबाव, अब जो है डब्बे के अंदर हवा तो शांत होती है, डब्बे के अंदर में हवा तो शांत होता है, तो जाहिर सी बात है दबाव ज़्यादा होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में नहीं कार्य करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता दो भाई। तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, डी अभिकेंद्र हो जाएगा, अभिकेंद्रन बल होगा। बाकी ये गुरुत्व हो गया, शयान हो गया, उत्प्लान हो गया, ये सब होगा, ठीक है ना, ये माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्वरण गति के लिए कौन सा कथन सत्य है। त्वरण के बारे में बहुत कायदे से आपको एक बार देख लेना है। तो जाहिर सी बात है पिंड की चाल सतत बदलती है, इसमें पिंड की चाल सतत बदलती है, माइंड में रखिएगा, पिंड की चाल सतत बदलती है, ठीक है। और ये भी दरोगा के पेपर में पूछा गया है। कह रहा है कि पिंड का आरंभिक वेग, ये दरोगा के पेपर में पूछा गया। देखो भाई आपका दायित्व ये बनता है ना, एक बार इसे ससुराली निगाहों से देख लीजिएगा, एकदम जीरो से बढ़ा दिया हूँ। त्वरण क्या होते हैं है ना, कैसे बदलता है चीजें आप देख सकते हो। वेग, यहाँ पे वेग के बारे में बता दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसका नोमेरिकल भी बना सकते हो यहीं से, ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीजें। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, परिणाम क्या निकल के आता है, ये सब आपको दिखेगा, सब बता दिया गया है। चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है, आप कह रहा है कि पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण कितना है, देख सकते हो 0.5 मीटर जो है पर ये सेकेंड स्क्वायर है। तो 10 सेकेंड बाद पिंड का वेग क्या होता है। तो आपको क्या करना है, वही प्रथम फार्मूला जो लगाना है, v बराबर क्या, u है ना, v बराबर क्या होता है, तो u प्लस at होता है। तो आप देखो यहाँ पे इसी लाइन में सब कुछ मेंशन कर दिया, जैसे प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है, t समय होता है ना। यहाँ पे आप देखो सब कुछ कर दिया गया 1 to 1 करके, और यहीं से इस नोमेरिकल को आप बना सकते हो। तो देखो ये जो है त्वरण क्या होता है, a होता है। तो a बराबर कितना है सर, तो आप a बराबर है, यहाँ पे लिख लो a कितना है, a बराबर 0.5 मीटर है ना। ये मीटर पर स्क्वायर है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मीटर पर स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है। और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। तो भाई u कितना है भाई, प्रारंभिक वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। देखो प्रारंभिक वेग लिखा है ना, तो ये u लिखा है, ये u है, u 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे बना सकते हो, बहुत आसान है। समय देख लो भाई, समय 10 सेकेंड है, तो t कितना है मेरे भाई, यहाँ पे कहेंगे सर t जो है 10 सेकेंड है, बस हो गया। अब बैठा दो यहाँ पे, तो v कितना दिया गया है, तो प्रारंभिक वेग 2 है, तो यहाँ पे u को क्या कर लो, 2 कर लो, प्लस a कितना है मेरे भाई, एक्सेलरेशन कितना है, तो a है आप कहिएगा सर यहाँ पे 0.5 है। और गुने में क्या करना है, गुना क्या है, t है, तो t कितना है, 10 सेकेंड है, तो 10 से गुना, तो ये आधा है, ऐसे बोल सकते हैं, ये आधा है। तो आधा को 5 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से गुना करोगे तो 5 हो जाएगा। तो आप 2 प्लस क्या करोगे, ये दोनों गुना करिएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 है ना। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हो ये जो है सर 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, दिक्कत होता है सबको, बस चीज़ों को समझ लीजिए, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से वो क्वेश्चन आ गया और ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन आसान है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्थिर स्थिति से, आपके मन में जैसे स्थिर स्थिति आप देखें तो इसका मतलब क्या है भाई, आपका प्रारंभिक वेग जो है ना u क्या है, 0 है। तो कह रहा है कि स्थिर स्थिति से गति करने पर वस्तु का इतना, तो 4 सेकंड में जो वेग हो जा रहा है, 4 सेकंड में वेग है, 4 सेकंड में वेग 2 मीटर पर सेकंड होता है। तो वस्तु 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो आपके दिमाग में अब यहाँ पे एक ही बात चलना चाहिए कि भाई t कितना है, 4 सेकंड है, उसके बाद v कितना है भाई, अंतिम वेग। तो आप कहेंगे सर ये जो है कितना है, अंतिम वेग जिसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, तो ये 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड दिया गया है सवाल में। मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया है ना। और क्या है भाई, u कितना है, तो u 0 है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे बोल दिया है 0, साफ साफ सवाल में ही। वो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल में दी गई जानकारी में साफ साफ बोला है कि शुरुआती स्थिति स्थिर है, मतलब कि शुरुआती स्थिति मतलब शुरुआती स्थिति मतलब कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, मतलब u 0 हो गया है, ठीक है ना। समय कितना है, 4 सेकेंड है, देखो 4 सेकेंड है दिया गया है सवाल में, ठीक है, 4 सेकेंड है। अंतिम वेग कितना है भाई, इन्होंने बोल दिया 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो वस्तु स्थिर स्थिति से शुरू हुई है और उसका वेग क्या हो रहा है,
वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका त्वरण कार्य कर रहा है, एक्सेलरेशन कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ए निकालोगे तो ए बराबर क्या होगा, भी बट्टे टी, भी बट्टे टी होगा ना, हाँ। तो भी कितना है मेरे भाई, तो आप कहिएगा सर 2 और टी कितना है 4 है, तो ये काटापीटी करिएगा तो ये 0.5 निकलेगा, शायद 5 मीटर पर सेकेंड। अब आगे भी आपको निकालना है, ठीक है ना। आगे आप क्या क्या निकालोगे, तो एस निकालोगे, है ना। तो आप यहाँ पे यू टी प्लस हाफ AT² मेंशन कर दो, हो जाएगा। AT² मेंशन कर दो, तो u कितना है भाई, 0 है, 0 गुने 4 कर दो यहाँ पे, प्लस 1/2 तो है ही फार्मूला में ही, गुने a है भाई। a कितना है, कितने लोग बता सकते हो a कितना है, a कितना निकला है यहाँ पे, 0.5 निकला है ना। तो 0.5 गुने T² है, तो t कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लो भाई, तो 16 कर लो, है ना। जब आप काटापीटी करोगे, थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं। तो 0, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 में 4 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो 0 प्लस 1/2 सवाल में ही है ना, 2 गुने 0.5 है, या फिर 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है गुने 16 है। अब काटापीटी कर लो, जब आप काटापीटी करोगे तो इसको करो तो ये हो जाएगा 8, और देखो ये 0.5 है, तो इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, आधा है ना, तो आधा में 8 से गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यही 4 आंसर हो जाएगा। तो 4 मीटर, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, चीज़ें पता है तो आप आराम से बना सकते थे। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये भी दरोगा के पेपर में, हालांकि 2002 में ही पूछ लिया गया था। तो आप कहिएगा सर हमको तो नॉमेरिकल नहीं आता है, कोई बात नहीं आता है तो एक क्वेश्चन तुक्का भी लगा सकते हो। नॉमेरिकल हालांकि बहुत कम संभावना है आने का, जो कि PYQs में था, मेरा दायित्व था बताना, तो बता दिए। अब देखो त्वरण घात करने के लिए सही समीकरण क्या, लो भाई अभी आपने लगाए, क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और ये भी देखो 2002 में ही प्रश्न पूछ लिया गया, दोनों समझ रहे हो। तो भाई ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, ये फार्मूला होता है ना त्वरण निकालने के लिए, क्या होता है भाई, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी होता है, ये तो फार्मूला होता है। तो ए क्या होता है भाई, ये माइंड में रखिएगा, ये जैसे एस बराबर विस्थापन होता है ना, यहाँ पे एस विस्थापन, यू प्रारंभिक वेग, भी जो है अंतिम वेग, ए बराबर त्वरण, टी बराबर समय, जी बराबर स्मॉल जी है ये। तो क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, रट लीजिएगा, है ना, प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है। और त्वरण का फार्मूला भी देख लो, यहाँ पे मैं बताया हूँ कितने कायदे से, है ना। देखो त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, है ना। और ये सवाल यहीं पे सोल्व करके भी बता दिया हूँ कि भाई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग ये है, अंतिम वेग ये है, समय 2 सेकंड लग रहा है, तो इसका बना के बताओ, त्वरण निकाल सकते हो आराम से, ये भी सवाल ही है ना। इस तरीके से यहीं पे एक ही जगह करवा दिया गया, घबराने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ एक बार इसे ससरी निगाहों से देख लीजिएगा, बहुत कायदे से करवाया गया है आप लोगों को, जो कि मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए बहुत, इसलिए बोल रहा हूँ कि साइंस में दावा ऐसा नहीं करता हूँ। तो आंसर फ्रेंड्स आप लोग का जो है ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा आप लोगों का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चाल कितना है भाई, ये देखो अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, पूछ दिया है, और ये 2002 में ही पूछा गया था क्वेश्चन। देखो उस समय भी क्वेश्चन कितने अच्छे पूछे जा रहे थे। तो क्वेश्चन है कि चाल जो है 108 मीटर पर सेकेंड का तात्पर्य क्या है। तो 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब भाई यहाँ पे देखो 8 मीटर, अच्छा 1 किलोमीटर पर घंटा है, तो घंटा को किस में बोला जा रहा है करने के लिए, हालांकि ये मैथ्स का क्वेश्चन हो कर सकते हो, है ना। तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान था। 108 को किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो देखो ऑप्शन में क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो 108 को मैंने आपको बोला था 5/18 और 18/5, जो लोग मैथ्स में जैसे पढ़े होंगे टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, उनको पता होगा। तो देखो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में लगाना है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड से चूंकि बड़ा से छोटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो 5/18 लगेगा, है ना, 5/18 लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो 18, ये 18 है, 18 का को कितने बार पढ़ोगे तो 108 होगा, तो 18 पंच 90, 18 छक्के 108, तो 6 बार, और 6 पंच 30, तो 6 पंच 30 हो जाएगा ना। तो 30 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, कुछ था ही नहीं, लो भाई 30 मीटर पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, बच्चे जैसे कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, चूँकि किलोमीटर में है तो इसे आपको क्या करना था, किलोमीटर में है तो भाई मीटर में कन्वर्ट करना था। तो 108 को क्या करना है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो इसको कर देना था। घंटा है, ये 1 घंटा है, तो 1 घंटा को इसमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 गुने 60, 3600 सेकेंड का क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे काटा पीटी करिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ भी कर सकते थे, देखो ऐसे भी करके 2 जीरो से चला गया, है ना। ये हो जाएगा 6 के 36, और 36 दिया का कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, तो 3 10 30,
तो ऐसे भी कर सकते हो 30 मीटर पर सेकेंड। तो कई सारे तरीके हैं, बस अप्रोच आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि यदि 5 सेकेंड में वस्तु का वेग बढ़कर कितना हो जा रहा है, 40 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसमें कितना बल लगाने की जरूरत है। तो बल बराबर क्या होगा मेरे भाई, बल बराबर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन बट्टे समय होगा, है ना, समय होगा। तो कुछ नहीं है भाई, 40 - 0 बट्टे 5 कर लो, है ना, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 40 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा ना। तो आप काटा पीटी, सॉरी 40 में से 0 जाएगा तो 40 ही बचेगा, बट्टे क्या है 5 है, तो 8 पंचे 40, 8 न्यूटन हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस समझना था भाई। आंसर क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन। समझ में है ना यहाँ पे कैसे किए, कुछ नहीं किया, यहाँ पे साफ साफ बोला था यदि 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर कितना हो रहा है, 40 किलोमीटर पर सेकंड हो रहा है ना, 40 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो इसमें बल लगाने की जरूरत है, कितना बल लगाना पड़ेगा ये बोल रहा है। तो कुछ नहीं है, बल बराबर क्या ही होगा, बल बराबर संवेग में परिवर्तन, यहाँ पे क्या लिखूंगा, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन है ना, संवेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो देखो संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा है भाई, 40 का, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, 40 में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब 0 बट्टे कितना भाई, तो समय कितना लग रहा है 5 सेकंड का, 5 कर दिया हूँ। अब देखो 40 में से 0 घटाओगे तो क्या होगा, 40 ही होगा, बट्टे 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 8, तो 8 न्यूटन का बल लगेगा। यही तो क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाई जाती है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है ये बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान हो जाएगा इसका राइट आंसर, द्रव्यमान से, है ना। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और यह वस्तु वेग के कारण उत्पन्न होता है, यह जो है वस्तु में, सॉरी यह जो है वस्तु में वेग के कारण उत्पन्न होता है, इसे हम लोग पी से, है ना, पी अक्षर से दर्शाते हैं, पी से। चलो अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा गति का नियम बल को परिभाषा देता है ना। तो देखो भाई कौन सा न्यूटन का कौन सा गति का नियम बल का परिभाषा देता है, अभी आपने देखा था, मैंने एक चार्ट में बताया था ना भाई, आप आराम से इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहला नियम है ना, पहला नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी नॉमेरिकल है, ये 2002 का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में नॉमेरिकल नहीं आएगा, है ना, आएगा तो इसी पैटर्न पे आ जाएगा। तो कह रहा है कि 2 न्यूटन का बल 2 किग्रा पदार्थ लगाने से जो त्वरण मिलता है उस त्वरण का कितना गुना होगा, उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही 2 न्यूटन का बल 4 किग्रा पदार्थ पर लगाया जाए। तो कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ों को पढ़ना है और करना है जैसे बोला है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन का द्वितीय नियम यहाँ पे फॉलो हो, और ये आसान सा क्वेश्चन है, मैं पुनः कह रहा हूँ, इसमें द्वितीय गति का जो दूसरा नियम है ना, उसके फॉर्मूला से आप ये बनाना बन जाएगा। हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर जो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोग बना के बताइएगा, है ना, कैसे आप लोग बनाए हो। मैं हालांकि चलो बना ही देता हूँ, काइटली बोलिएगा। देखो ये जो बल है ना भाई, F1 जो है बराबर 2 न्यूटन है ना, 2 न्यूटन है, ठीक। उसके बाद द्रव्यमान देखा जाए, द्रव्यमान जिसे आप कह सकते हो स्मॉल n है ये, है ना, सॉरी m है, ये 2 kg है, 2 किग्रा है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और त्वरण जो है यहाँ पे, त्वरण कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे मतलब कि A1 जो है आपको निकालना है। तो आपको अगर ये निकालना है, A1 को निकालना है, तो क्या करोगे, F1 बट्टे क्या निकालिएगा सर, तो M1 निकालिएगा। तो ये कितना है, F1 कितना है, 2 है, F1 ये बल है ना भाई, F1 क्या है, 2 है, और M1 कितना है, ये भी 2 है। तो काटा पीटी करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और फिर से क्या करना है, F2 और M2 निकालना है। तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप कहिएगा सर A2 त्वरण बराबर F2 बटे M2, है ना। तो F2 कितना है इस पर, 2 है ना, देखो यहाँ पे 2 और ये 4 है, तो 2 है और नीचे वाला 4 है, तो 1/2 यही निकल के आएगा ना आपके सामने। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि 2 न्यूटन बल बराबर 2 किग्रा पदार्थ पर लगाने पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त होता है। तो 2 न्यूटन बल 4 किग्रा पदार्थ पर लगाने पर कितना हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा। भाई कुछ नहीं था सवाल में, यही आंसर था। चलो नहीं समझ में आता तो बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ ए और बी द्रव्यमान समान है, पदार्थ ए और बी द्रव्यमान समान है और उनका वेग 2 भी और 5 भी है। तो ए और बी का गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा,
गतिज ऊर्जा का अनुपात आपसे पूछा है, और ये अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा। गतिज ऊर्जा कितने लोग जानते हो कि भाई गतिज ऊर्जा जो होता है 1/2, गतिज ऊर्जा यहाँ पे लिख देता हूँ, गतिज ऊर्जा कितना होता है, बराबर 1/2 mv² होता है। और ये दोनों कंडीशन में इसका निकालना है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना, एक नॉमेरिकल वाला मैं अलग से फिजिक्स का लेके आ जाऊंगा, मास्टर वीडियो ही लगभग 12-13 क्वेश्चन होगा, उसमें मैं करवा दूंगा। नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगा समझने में। हालांकि इसका जो आंसर मैं बता ही देता हूँ, उसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो जाहिर सी बात आपको पता है 3 नियम इन्होंने दिया था, 2012 के दरोगा में पूछा गया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होगा, कितने लोग बता सकते हैं भैया। बिल्कुल, जो लोग ए टिक करें 746 राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति में 446 वाट होता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ ना, अब यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, और 1 या 2 पार्ट और दूंगा तो पूरा फिजिक्स कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। और सारे टॉपिक को हम लोग 1 to 1 कवर कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाला मास्टर वीडियो नहीं देखें तो उसे भी सभी लोग जाके देख लीजिए, है ना। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।